नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प जापानी विचार पर और उस पर लिखी गई एक काफी चर्चित किताब के आसपास गहराई से चर्चा करने वाले हैं। जी। हमारे पास हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालिस की किताब है इकिगाई, खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य। इसकी एक अच्छी विस्तृत समीक्षा है हमारे पास। हाँ, बिल्कुल। तो आज का हमारा इरादा यही है कि इस समीक्षा से जो मुख्य विचार निकले हैं, जो सीख हैं, उनको समझें, देखें कि एक लंबा, संतुष्ट और खुशहाल जीवन जीने के लिए क्या चीजें मायने रखती हैं। तो आइए इस विषय की तह तक चलते हैं। चलिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। ये इकिगाई शब्द जो आजकल काफी सुनने में आता है, जी। आखिर है क्या? देखिए, ये एक जापानी अवधारणा है। अगर हम इसका सीधा सा मतलब निकालें तो वो है होने की वजह। होने की वजह। हाँ, या कह लीजिए अस्तित्व का कारण। समीक्षा इसे ऐसे बताती है कि ये वो चीज है जो आपकी जिंदगी को एक उद्देश्य देती है, खुशी देती है और एक गहरी संतुष्टि का एहसास कराती है। अच्छा, मतलब वो कारण जिसके लिए आप सुबह उठना चाहते हैं। होने की वजह, ये तो सुनने में काफी गहरा लगता है, पर ये सिर्फ कोई एक चीज तो नहीं होगी शायद। समीक्षा इसे कैसे खोलती है? बिल्कुल, यही तो इसमें खास बात है। समीक्षा इस बात पर काफी जोर देती है कि इकिगाई कोई एक चीज नहीं है। ये असल में 4 महत्वपूर्ण आयामों का संगम है जहां वो मिलते हैं। 4 आयाम? कौन से? हाँ, 4 दायरे हैं। पहला वो काम जो आपको सच में पसंद है, जिससे आप प्यार करते हैं। दूसरा वो क्षेत्र जिसमें आप स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं, आपकी प्रतिभा, आपका हुनर। ओके। तीसरा वो चीज जिसकी दुनिया को वाकई जरूरत है। दुनिया को जरूरत है? हाँ। और चौथा वो काम जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं या जिससे आपकी आजीविका चल सके। अच्छा, तो ये 4 वृत्त हो गए: प्यार, प्रतिभा, दुनिया की जरूरत और पैसा या आजीविका। और जहां ये चारों मिलते हैं वो सेंटर पॉइंट ही इकिगाई है। बिल्कुल सही, वही इकिगाई है। ये तो वाकई एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क लगता है जिंदगी को देखने का। तो ये किताब जिसकी समीक्षा हमारे पास है, वो इस आइडिया को कैसे पेश करती है? उसका स्ट्रक्चर कैसा है? समीक्षा बताती है कि किताब की शुरुआत होती है जापान के ओकिनावा द्वीप से। ओकिनावा, हाँ, सुना इसके बारे में। हाँ, ये जगह इसलिए खास है क्योंकि यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी उम्र वाले लोग रहते हैं। कई लोग 100 साल या उससे भी ज्यादा जीते हैं, जिन्हें हम शतायु कहते हैं। हाँ, ओकिनावा का नाम तो अक्सर लंबी उम्र के रहस्यों से जोड़ा जाता है। लोग सोचते होंगे भाई अच्छा खान पान होगा, कसरत करते होंगे, पर समीक्षा कुछ और भी कहती है क्या? हाँ, आपने सही पकड़ा। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि ओकिनावा के लोगों की लंबी और खुशहाल जिंदगी का राज सिर्फ सेहतमंद खाना और फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं है। वो तो जरूरी है ही, जाहिर है। लेकिन उसके अलावा 2 और बहुत अहम चीजें हैं। पहला, एक मजबूत सामाजिक जुड़ाव, कम्युनिटी की भावना। अच्छा, लोगों से जुड़ाव। हाँ। और दूसरा, उनके जीवन में एक बिल्कुल साफ उद्देश्य का होना। उनका अपना इकिगाई। वो अपने समाज से गहरे जुड़े होते हैं और उनके पास हर सुबह उठने की एक ठोस वजह होती है। ये समुदाय वाली बात तो बहुत जरूरी लगती है, खासकर आज के जमाने में जहां अकेलापन बढ़ रहा है। और ये उद्देश्य वाली बात, समीक्षा ओकिनावा के लोगों के काम करने के तरीके के बारे में भी कुछ दिलचस्प बताती है ना, रिटायरमेंट को लेकर। हाँ, ये वाकई बहुत अलग बात है। समीक्षा ये बताती है कि ओकिनावा में रिटायरमेंट, या जिसे हम सेवानिवृत्ति कहते हैं, वैसी कोई फॉर्मल चीज है ही नहीं। सच में? हाँ, लोग एक उम्र के बाद ये नहीं कि काम करना बंद कर दिया, वो हमेशा किसी न किसी काम में लगे रहते हैं। चाहे वो अपने बगीचे में काम करना हो या खाना बनाना हो, कोई पारंपरिक शिल्प हो या समुदाय के छोटे मोटे काम। अच्छा। समीक्षा में इसे कहा गया है हमेशा सक्रिय रहकर युवा बने रहने की कला। काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी को एक्टिव और मीनिंगफुल बनाए रखने का तरीका है। ये तो बहुत ही अलग सोच है। बिल्कुल। और ये सक्रियता सिर्फ शारीरिक नहीं है। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि ये मानसिक, शारीरिक और सामाजिक तीनों लेवल पर एक्टिव रहने की बात है। तीनों लेवल पर? हाँ, दिमाग को चलाते रहना, शरीर को एक्टिव रखना और लोगों से मिलते जुलते रहना, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। समीक्षा ये भी साफ करती है कि अपना इकिगाई ढूंढना कोई ऐसा नहीं है कि चुटकी बजाई और मिल गया। हाँ, वो तो है। इसके लिए आत्मविश्लेषण चाहिए। खुद से पूछना कि मुझे क्या पसंद है, मैं किस में अच्छा हूँ, दुनिया को क्या चाहिए मुझसे। तो ये एक तरह की खोज है, कोई मंजिल नहीं। ऐसा नहीं कि बस एक दिन पता चल गया और हो गया। समीक्षा के हिसाब से बिल्कुल यही बात है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।
इसमें नई चीजें आजमाना पड़ता है, अपनी जिज्ञासा के पीछे जाना होता है, एक्सपेरिमेंट करना होता है और उन कामों से जुड़ना होता है जो आपको सच में खुशी दें। और हो सकता है आपका इकिगाई समय के साथ बदल भी जाए। ये एक ऑर्गेनिक चीज है, कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं। हाँ, इसी सिलसिले में समीक्षा में फ्लो की अवधारणा का भी जिक्र है। वो कैसे जुड़ता है इकिगाई से? फ्लो एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है। साइकोलॉजिस्ट मिहाई चिक्सेंटमिहाई ने इसे काफी पॉपुलर किया। ये वो स्थिति है जब आप किसी काम में इतने मगन हो जाते हैं, इतने डूब जाते हैं कि आपको समय का पता ही नहीं चलता। हाँ। होता है ऐसा कभी-कभी। होता है ऐसा कभी-कभी। पूरा ध्यान उसी काम पर होता है और आप उस काम का भरपूर मजा ले रहे होते हैं। समीक्षा बताती है कि किताब कहती है कि फ्लो का अनुभव करना हमारी खुशी और मेंटल शार्पनेस के लिए बहुत जरूरी है। ये फ्लो अक्सर तब महसूस होता है जब हम अपना पसंदीदा काम कर रहे होते हैं या जिसमें हम अच्छे होते हैं। हाँ, ज्यादातर ऐसा ही होता है। फ्लो का अनुभव अक्सर उन कामों में होता है जिन्हें हम पसंद भी करते हैं और जिनमें हम कुशल भी होते हैं, मतलब जो हमारे इकिगाई के दायरे में आते हैं। अच्छा। जब आप फ्लो में होते हैं तो आप पूरी तरह से वर्तमान में जी रहे होते हैं। वो काम खुद में एक इनाम बन जाता है, सिर्फ उसका नतीजा नहीं। ये आपके स्किल और चुनौती के बीच एक सही बैलेंस होता है। समझ गया। तो किताबों की नवा से प्रेरणा लेती है, इकिगाई के 4 स्तंभ बताती है, उसे खोजने की प्रक्रिया पर बात करती है, फ्लो को भी जोड़ती है। समीक्षा में किताब के आखिरी में दिए गए कुछ नियमों का भी जिक्र था शायद। हाँ, किताब के अंत में इकिगाई के 10 नियम दिए गए हैं। समीक्षा इन्हें एक सार्थक और लंबा जीवन जीने के लिए बहुत प्रैक्टिकल गाइडलाइंस मानती है। ये नियम ओकिनावा के उन लंबी उम्र वाले लोगों की जीवन शैली और उनके दर्शन से ही निकले हैं। ये इकिगाई की जो बड़ी सी अवधारणा है, उसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए, इसके ठोस तरीके सुझाते हैं। क्या हम इन नियमों पर थोड़ी और बात कर सकते हैं? मतलब सिर्फ लिस्ट नहीं, बल्कि कुछ खास नियमों के पीछे का आइडिया क्या है? हाँ बिल्कुल, ये अच्छा रहेगा। पूरी लिस्ट तो है ही, पर कुछ पर थोड़ा और सोचें तो। पहला नियम है, हमेशा सक्रिय रहें, कभी रिटायर ना हो। हाँ, ये तो हमने बात की थी। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि बस नौकरी करते रहें। मतलब है कि जीवन में हमेशा कोई उद्देश्य हो, कुछ ऐसा करते रहें जिससे लगे कि आप व्यस्त हैं और जीवन सार्थक है। ये ओकिनावा के लोगों की मानसिकता दिखाता है। सही बात है। दूसरा नियम, धीमे चलें। ये आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है उसके एकदम उलट है। मतलब जल्दबाजी से बचें, वर्तमान पल का आनंद लें, चीजों को आराम से सवार कर करें। ये एक तरह से माइंडफुलनेस ही है। धीमे चलें, इंटरेस्टिंग। तीसरा, पेट पूरा न भरें या हारा हाचिबू, मतलब सिर्फ 80% पेट भरना। ये संयम का सिद्धांत है जो न सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा है, बल्कि शायद दिमागी स्पष्टता भी देता है। ये जो अति उपभोग है आजकल, उसके खिलाफ एक मैसेज है। 80%, ये याद रखना पड़ेगा। हाँ। चौथा, अच्छे दोस्तों से घिरे रहें। ये बताता है कि सामाजिक जुड़ाव कितना अहम है। दोस्त, परिवार, समुदाय हमारी इमोशनल हेल्थ और जीवन की क्वालिटी के लिए बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। फिर जैसे छठा नियम है, मुस्कुराएं। ये बहुत साधारण सी बात लगती है ना? हाँ। पर ये एक पॉजिटिव नजरिया रखने और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को पहचानने की याद दिलाता है। मुश्किलों में भी एक हल्की मुस्कान माहौल बदल सकती है। सही कहा। सातवां, प्रकृति से दोबारा जुड़ें। आजकल हम टेक्नोलॉजी में इतने घिरे हैं कि ये नियम हमें बाहर निकलने, प्रकृति की सुंदरता और शांति को महसूस करने के लिए कहता है। हाँ, ये भी जरूरी है। 9वां, वर्तमान क्षण में जिएं। ये फिर से वही माइंडफुलनेस वाली बात है ना? तो अतीत के पछतावे में रहें, न भविष्य की चिंता में। आज पे ध्यान दें। और 10वां, अपने इकिगाई का अनुसरण करें। ये सब कुछ समेट लेता है, अपने होने की वजह को पहचानना और उसे अपनी जिंदगी का सेंटर बनाना। वाकई ये नियम सिर्फ लिस्ट नहीं है, ये जीने के काफी गहरे सिद्धांत हैं। धीमे चलें या 80% खाएं जैसी बातें तो हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल को सीधे चुनौती देती हैं। अब समीक्षा जब किसी चीज का मूल्यांकन करती है तो उसकी खूबियां और कमियां दोनों देखती है। इस किताब के बारे में समीक्षा की क्या राय है? हाँ, समीक्षा ने दोनों पहलू बताए हैं। अगर खूबियों की बात करें तो समीक्षा मानती है कि ये किताब बहुत सरल है, पढ़ने में आसान है और प्रेरणा देती है। अच्छा। इसकी भाषा सीधी है, विचार आसानी से समझ आ जाते हैं। ये पाठक को अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। और जो ओकिनावा के लोगों से मिले प्रैक्टिकल सबक हैं, जैसे समुदाय का महत्व, एक्टिव रहना, संयम रखना, ये दुनिया में कहीं भी लागू हो सकते हैं। और शायद इकिगाई का जो मूल विचार है वही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। बिल्कुल।
समीक्षा इस बात से पूरी तरह सहमत है कि इकिगाई की जो अवधारणा है उसमें एक यूनिवर्सल अपील है। ये किसी खास संस्कृति या उम्र तक सीमित नहीं है। ये लोगों को जीवन में उद्देश्य, सेहत और खुशी जैसे बड़े सवालों पर सोचने के लिए एक ढांचा देती है। ये अपनी खोज की यात्रा शुरू करने के लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। ये तो हुई अच्छी बात है, लेकिन समीक्षा कुछ कमजोरियों या आलोचनाओं का भी जिक्र करती होगी। हाँ, करती है। समीक्षा के अनुसार एक कमी ये है कि किताब में कुछ विचार थोड़े दोहराए हुए लगते हैं, खासकर बीच के कुछ हिस्सों में। ऐसा लग सकता है कि कंटेंट को थोड़ा खींचा गया है। अच्छा, दोहराव है थोड़ा। हाँ। दूसरी आलोचना ये है कि हालांकि किताब में कुछ रिसर्च और स्टडीज का जिक्र है, पर यह कोई बहुत गहरी अकादमिक या वैज्ञानिक पड़ताल नहीं है। ये ज्यादातर किस्सों, व्यक्तिगत अनुभवों और ओकिनावा के उदाहरणों पर ही आधारित है। मतलब साइंटिफिक गहराई कम है। जी, तो जो पाठक ज्यादा वैज्ञानिक सबूत या गहराई चाहते हैं, उन्हें ये थोड़ी हल्की लग सकती है। और शायद एक और अहम आलोचना हो सकती है कि ये इकिगाई खोजने की प्रक्रिया को थोड़ा ज्यादा ही आसान दिखा देती है। हाँ, समीक्षा इस पॉइंट को भी उठाती है। किताब पढ़ते हुए ऐसा लग सकता है कि भाई अपना जुनून, प्रतिभा, दुनिया की जरूरत और आय का स्रोत, इन चारों का सही बैलेंस ढूंढना एक सीधी सादी प्रक्रिया है। लेकिन असल जिंदगी में ये काफी मुश्किल हो सकता है। इसमें समय लगता है और कई बार कंफ्यूजन भी होता है। सबके लिए ये चौराहा इतनी आसानी से नहीं मिलता। समीक्षा का मानना है कि किताब इस चुनौती को थोड़ा कम करके आंकती है। ठीक है, तो हमने समझा कि इकिगाई क्या है, किताब इसे कैसे पेश आंकती है, ओकिनावा का उदाहरण, फ्लो की अवस्था, वो 10 नियम और किताब की समीक्षा के हिसाब से उसकी ताकत और कमजोरियां। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? मतलब वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो इस समीक्षा से निकलकर आती हैं, जिन्हें कोई अपनी जिंदगी में अपनाने के बारे में सोच सकता है? बिल्कुल, अगर हम सब कुछ समेटे और समीक्षा के सबसे जरूरी पॉइंट्स को देखें तो कुछ बहुत ही साफ और शक्तिशाली सबक सामने आते हैं। जैसे कि पहला और शायद सबसे जरूरी, एक लंबा, सेहतमंद और खुशहाल जीवन जीने के लिए उद्देश्य का होना बहुत जरूरी है। सिर्फ सांस लेना काफी नहीं है। जिंदगी में एक क्यों होना चाहिए, एक दिशा होनी चाहिए। इकिगाई यही क्यों खोजने में मदद करता है। हाँ, ये तो बहुत अहम है। दूसरा, सक्रियता ही जीवन है। युवा महसूस करने और बने रहने के लिए शरीर और दिमाग दोनों को लगातार चलाते रहना होगा। रिटायरमेंट का मतलब आलस नहीं होना चाहिए। सीखना, करना, हिलना डुलना, ये सब जरूरी है। तीसरा, संयम में शक्ति है, खासकर खाने के मामले में। हारा हाची बू या 80% पेट भरने का सिद्धांत सिर्फ वजन के लिए नहीं है। ये एनर्जी लेवल, पाचन और शायद लंबी उम्र से भी जुड़ा है। ये अति हर चीज की बुरी होती है वाले विचार का प्रैक्टिकल रूप है। ये तीनों बातें तो बहुत ठोस है। और फ्लो और सामाजिक जुड़ाव के बारे में क्या सबक है? हाँ, चौथा सबक है फ्लो की अहमियत। ऐसी एक्टिविटीज खोजें और उनमें पूरी तरह डूब जाएं जो आपको पसंद हो और जिनमें आप अच्छे हों। ये गहरी संतुष्टि और खुशी का सोर्स है। ये हमें सिखाता है कि प्रक्रिया का आनंद लेना भी उतना ही जरूरी है जितना कि नतीजा। बिल्कुल। और पांचवां, और आज के समय में बहुत जरूरी सबक, हम सामाजिक प्राणी हैं। समुदाय, दोस्त, परिवार, ये हमारे जीवन को मतलब और सहारा देते हैं। ओकिनावा के लोग हमें दिखाते हैं कि मजबूत सामाजिक बंधन बनाना और उन्हें निभाना कितना जरूरी है, खासकर लंबी और खुशहाल जिंदगी के लिए। अकेलेपन से बचने और इमोशनली स्वस्थ रहने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस की इकिगाई पर आधारित ये समीक्षा हमें एक प्राचीन जापानी दर्शन और आधुनिक जीवन के लिए जो प्रैक्टिकल विजडम है, उसका एक दिलचस्प मिश्रण दिखाती है। हाँ। ये हमें उन बुनियादी चीजों की याद दिलाती है जिन्हें हम अक्सर अपनी तेज रफ्तार जिंदगी में नजरअंदाज कर देते हैं: उद्देश्य, सक्रियता, संयम, वर्तमान में जीना और इंसानी जुड़ाव। बिल्कुल। और समीक्षा का जो फाइनल मूल्यांकन है वो भी यही कहता है। इसे 5 में से 4 स्टार दिए गए हैं और कहा गया है कि भले ही ये कोई बहुत गहरी अकादमिक किताब न हो, पर ये एक प्रैक्टिकल, प्रेरणा देने वाली और आसानी से पढ़ी जाने वाली गाइड है। ये उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद हो सकती है जो अपनी जिंदगी में थोड़ी स्पष्टता या दिशा खोज रहे हैं, या फिर जो थोड़ी सेहतमंद और ज्यादा सचेत आदतें अपनाना चाहते हैं। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। ऐसा लगता है कि जीवन का उद्देश्य या इकिगाई शायद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक बार पा लिया और बस बात खत्म हो गई। हाँ,
शायद जैसा ओकिनावा के लोग अपनी जीवन शैली से दिखाते हैं। ये एक लगातार चलने वाली यात्रा है। हमेशा एक्टिव रहना, हमेशा सीखते रहना, हमेशा योगदान देते रहना, हमेशा जुड़े रहना। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल उठता है जिस पर हम शायद अपनी यह चर्चा खत्म कर सकते हैं। हाँ, क्या किसी इंसान का इकिगाई जिंदगी भर एक जैसा रहता है, या क्या ये समय के साथ, अनुभव के साथ, उम्र और बदलती परिस्थितियों के साथ बदलता और विकसित होता रहता है? अच्छा सवाल है।